आज हुकूमत ने बल्कि हुकूमत के एमा पर दानियाल साहब जो थे उन्होंने दानियाल चौधरी साहब जो थे उन्होंने प्राइवेट बिल के तौर पर पेश किया जजों की तादाद बढ़ाने के हवाले से। लेकिन उसमें एक बड़ा लॉजिकल एतराज़ उठाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि क्योंकि इसके अंदर फाइनेंशियल अफेयर्स इन्वॉल्व होते तो ये प्राइवेट बिल तो हो ही नहीं सकता। एक जज की तनख्वाह तयन करनी पड़ती है, अगर आप जजों की तादाद बढ़ा रहे हैं, उसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, उसकी रेजिडेंस है, उसकी गाड़ी है, तो एक प्राइवेट शख्स जो है ये किस तरह इस तरह का बिल पेश कर सकता है। समझ नहीं आए कि हुकूमत जो है वो इतनी शदोमत से चाहती है कि जजों की तादाद बढ़ भी जाए, लेकिन इतना हौसला उस पर नहीं हो रहा कि वो सामने आके इस बिल को ऑन करे, कैबिनेट से अप्रूवल ले, उसके बाद बढ़ा दे तादाद। उनका राइट है हुकूमत का, अगर समझती है कि जजों की तादाद बढ़ाने से पाकिस्तान में इंसाफ मिल जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे। तो ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे दानियाल चौधरी साहब से आज के ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है जिसकी निशानदेही नवाज शरीफ साहब ने की, लेकिन जो लगता नहीं कि हो पाएगा, जिसकी निशानदेही नवाज शरीफ साहब ने की, वो ये थी कि जी मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए बड़ा ज़रूरी है कि तमाम पार्टीज़ के साथ जो है वो बात की जाए, मुज़ाकरात किए जाए। तो इस पर बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि इसमें तहरीक इंसाफ का नाम लिया गया या नहीं लिया गया। तो दानियाल चौधरी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब, ये सब लोग जो है वो ये फरमा रहे थे कि जनाब ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि इरफान सिद्दीकी साहब ने बताया कि तहरीक इंसाफ का नाम ही नहीं लिया गया। लेकिन राना सलाउल्लाह साहब कल आए हमारे शो में, बता के गए कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि तमाम पार्टी से मुज़ाकरात किए जाएँ और उसमें PTI माइनस नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस हुकूमत के पास तो मुज़ाकरात करने का मेरे तनाजुर में ना कोई मैंडेट है, ना कोई ताकत है, ना कोई जवाज़ है और ना कोई लॉजिक है। मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ से किस तनाजुर में नून लीग की गवर्नमेंट चाहेगी या करेगी, और तहरीक इंसाफ इनसे क्यों करेगी? दोनों के पास एक दूसरे को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुज़ाकरात अगर किसी के होने चाहिए तो होने चाहिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान। लेकिन उसमें मसला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करना नहीं चाहती, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करना चाहती है। तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के पास की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है इस वक्त कि वो तहरीक इंसाफ से कोई मुज़ाकरात करके तो वो अपना कोई किसी काम को दुआम बख्शेगी या तकवीत देगी। ज़रूरत मेरे नज़दीक तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की, हुकूमत के साथ नहीं। हुकूमत के पास तो कुछ नहीं है, और वो ज़रूरत इसलिए है कि ऑब्वियसली इमरान खान तमाम तर अपनी पॉपुलैरिटी के बावजूद केसेस से बाहर निकल नहीं पा रहे, जेल से बाहर नहीं आ पा रहे, ज़मानत कन्फर्म नहीं हो पा रही। वो अंदर है, उनकी बेगम भी अंदर है, उनकी क़यादत के कुछ अहम लोग भी अंदर हैं, और जो बाहर हैं वो ना होने के बराबर है। और जो बाकी के बाहर हैं, जो नौवारद हैं, उन्होंने इस पार्टी का भट्ठा बैठा दिया है। डिसइंफॉर्मेशंस, कन्फ्यूजन्स, इंतशार पार्टी के अंदर लेग पुलिंग कर करके इस वक्त जिस चीज़ की डेस्परेटली ज़रूरत है तहरीक इंसाफ को कि किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट उनकी साइड पे तो खैर आने का शायद अभी सवाल पैदा नहीं होता, किसी तरह थोड़ी सी ऑलिव ब्रांच जो है, थोड़ी सी सॉफ्टनेस जो है वो इस्टेब्लिशमेंट दिखा दे, तो उसके बाद सारे मामले सुधर जाएंगे। और शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि ये काम ना हो पाए। नवाज शरीफ साहब शायद डिफरेंट तरीके से सोचते हो क्योंकि वो इस वक्त पर्सनली इक़्तिदार के अंदर नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब क्योंकि पर्सनली इस सारे सिस्टम और इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी भी किस्म की मुफाहमत हो। और उसमें वो कोई असूल पसंदी नहीं है। वो जो बातें कर रहे होते हैं 9 मई की, 9 मई का गम फौज को जेन्युइनली होगा, मुझे जेन्युइनली होगा, उनको भी जेन्युइनली हो सकता है शहबाज साहब को, लेकिन उनका अपना भी एक इशू है ना बीच में कि वो चाहते होंगे कि यार किसी भी चीज़ इस तरह की किसी इशू को बीच में लाकर तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट की बात ना बन पाए, क्योंकि अगर बात बन गई तो उनका इक़्तिदार शायद जो है वो ज़्यादा देर चल नहीं सकेगा। इस्टेब्लिशमेंट मोर देन वंस क्लियर कर चुकी है, हमारे पूछने में भी क्लियर कर चुकी है कि तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर करना भी है उनसे, अगर वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं हमारे साथ, तो पहले सदके दिल से माफ़ी मांगे 9 मई के ऊपर। अब माफ़ी के ऊपर जो है वो इमरान खान भी बड़े क्लियर है और उमर अयूब भी बड़े क्लियर है। उमर अयूब किस हद तक क्लियर है वो ज़रा पहले आप सुन लें। भाई माफ़ी अल्लाह ताला से ज़रूर मांगनी चाहिए, लेकिन अगर आपने लोगों पे जुल्म किया है, पाकिस्तान की अमलाक पे नुकसान पहुँचाया, तो फिर पाकिस्तान से ही माफ़ी मांगे, जिनकी अमलाक को तबाह किया उनसे ही माफ़ी मांगे, फिर आवाम से ही माफ़ी मांगे। इसमें आप अल्लाह ताला को बीच में ला के, ये भी अजीब सियासत है कि जो गुनाह अगर आपने कोई किया, अगर मैंने कोई गुनाह किया है इस ज़मीन के ऊपर, मैं कहूँ जी मैं विक्टिम से माफ़ी नहीं मांगूंगा, दफ़ा हो आप, तो मैं तो मांगूंगा अल्लाह ताला से। ये क्या बात हुई? तो एरोगेंस की इंतहा है।
इसका मतलब ये हुआ अगर यही स्ट्रेटजी है तो फिर इमरान खान लंबे अरसे के लिए जेल में है, और मुझे लगता है कि उमर अयूब साहब भी बादिल नज़र में गालिबन नज़र आता है कि वो भी चाहते हैं कि इमरान खान जेल में रहे ताकि उनका सिक्का अपोजिशन लीडर का चलता रहे। मे बी आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग, लेकिन हरकतें और बातें तो इस तरह की तरफ इशारा कर रही हैं। मेरे साथ सेनेटर डॉक्टर जरका तैमूर साहिबा है, आप रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हैं, ऑब्वियसली नून लीग के MNA हैं, और आज उनसे सबसे पहले तो पूछने की कोशिश करते हैं कि इतने ज़ीरक सियासतदान होकर भी उनको ये तो पता होना चाहिए यार कम से कम कि इसमें मनी इन्वॉल्व है, मनी बिल है, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि जहाँ पे मनी बिल इन्वॉल्व होगा वो प्राइवेट मेंबर बिल हो ही नहीं सकता। तो ये प्राइवेट मेंबर के तौर पे क्यों और गवर्नमेंट के तौर पे क्यों सामने नहीं आए? और हमारे हरदिल अजीज इरशाद भट्टी साहब जो ना हो के भी मौजूद है, मतलब पाकिस्तान में नहीं है तब भी मौजूद है हमारे साथ। दानिया साहब, सबसे पहले इतनी घबराई हुई क्यों हुकूमत इस बिल के ऊपर? खुल के सामने आए, ये हुकूमत का इस्तेहकाक है, प्राइवेट मेंबर का तो नहीं है जो आज बिल मौखर हुआ है जजेस की तादाद बढ़ाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, हुकूमत कोई घबराई हुई नहीं है। हुकूमत ने जो बिल अपना जब लेके आना है तो ढंके की चोट पे लेके आएगी, और आगे भी लेके आती रही और आगे भी लेके आएगी। लेकिन ये जो बिल है, क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और मैं समझता हूँ कि आपके 54,000 केसेस जो पाकिस्तान में बैकलॉग की वजह से फंसे हुए हैं, जो पाकिस्तान में इस वजह से फंसे हुए हैं कि उनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता, या इस वजह से नहीं, वो तो आप ठीक करने जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि तरीका गलत है ना आपका। सर, आपको कौन चैलेंज कर रहा है? आपका राइट है करना। देखिए, बात है नहीं, तो ये जो इसका स्पिरिट है, ये स्पिरिट है ही ये कि आप उनको एड्रेस करें। यार दानियाल भाई, हम टाइम वेस्ट करें, आपकी स्पिरिट को चैलेंज ही कोई नहीं कर रहा। पाकिस्तान में जो बैकलॉग है, चैलेंज नहीं कर रहा ना, उसको मैं आपके तरीकाकार को चैलेंज कर रहा हूं। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं कौमी असेंबली का ना। नहीं, देखें, तरीकाकार भी बिल्कुल नहीं कौमी असेंबली का टाइम ज़ाया कर रहे। तरीकाकार भी बिल्कुल ठीक है, और इसके ऊपर बिल्कुल डिबेट हो सकती है, इसके ऊपर बात हो सकती है। ये जो हम नए जजेस की अपॉइंटमेंट की बात नहीं कर रहे, हम एलिवेशन ऑफ जजेस की बात कर रहे हैं। उन एलिवेशन जो हु आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द सिस्टम, हु आर ऑलरेडी इन द सिस्टम, हम उनकी बात कर रहे हैं। हम कोई न्यू रिक्रूटमेंट्स या कोई नए हायर जो की बात आप करेंगे उनकी तनख्वाही नहीं होंगी। आप मुझे एक बात बताइए दानियाल साहब, एक बात बताइए उनकी, सर मेरी यार सुन ले, आप ही जवाब दीजिएगा। ये जो आप नए जजेस लेके आ रहे हैं, ख्वाह 1 है, 4 है, 5 है, इनकी तनख्वाही नहीं होंगी? 12 लाख 15 लाख इनके लिए घर एलोकेट नहीं होंगे, इनके लिए ऑफिसेस नहीं होंगे? ये पैसे आप तो नहीं दे सकते, तो गवर्नमेंट दे सकती है ना। देखिए, पहले इसका स्पिरिट जो है, मैं आपको 3 चीज़ें बताऊं। स्पिरिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिल के लिए, और इसका स्पिरिट ये है कि पाकिस्तान में जो बैकलॉग है, लोगों के मसले हैं, मसाइल हैं, उन 54,000 लोगों के जिनके केसेस आज भी पेंडिंग हैं, और उन लोगों के जो सजाए मौत के कैदी हैं और अपनी वफात पा गए हैं, और अपनी उनकी डेथ के बाद उनको बरी किया जा रहा है, नहीं कर रहा आपको, उन लोगों के लिए केस है। अब आपकी देखिए ना, एक सेकंड, मैं कामरान साहब, मुझे एक सेकंड। अब आपने, हम इस बिल में क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए, और इस चीज़ को एड्रेस करके आपके वो जजेस जो ऑलरेडी सिस्टम में हैं, उनको आप इंक्रीज कर दें, और उनको आप सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दें। और एलिवेट कर दें, हम रिपीट कर रहे हैं बात, प्लीज आप मेरी बात तो सुने। स्पेशल नेचर के केसेस भी सुने। नहीं, मैं रिपीट नहीं कर रहा, जो आप बता रहे हैं ना कि आपके भी केसेस सुने ना। एक सेकंड, नहीं, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ कामरान साहब। वो स्पेशल नेचर के केसेस भी सुने, और वो इस बैकलॉग को एड्रेस भी करें। हम जहां तक अगर बात होती, अगर आप यूं तो आप फिर कोई बिल भी लेके आओ, उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली मनी इन्वॉल्व है। आप कहो कि कल तनख्वाहें ज़्यादा करनी है, उस पर भी मनी इन्वॉल्व है। आप कहें कुछ और ज़्यादा करनी है किसी का प्राइवेट के, उस पर भी मनी इन्वॉल्व है। आपके हर चीज़ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली मनी इन्वॉल्व होता है। लेकिन इसमें जो इसका स्पिरिट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, आप कोई नई क्रिएशन नहीं कर रहे। अगर मैं कहता कि मेरा बिल ये कहता है कि आप नए लोग हायर करके लेके आए और उनको हाई कोर्ट में एडजस्ट करें, जो इसकी 100 की जगह 200 कर दें, सुने दानियाल साहब, मेरी बात तो वो एक बात आती है। जहां आपकी बात सुनना, जहां आपकी बात आती है कि अगर बिल ये कहता होता कि हम नए जजेस हायर कर ले आउट ऑफ द सिस्टम, वो भी बात आती है। ये तो एक सिस्टम का सिस्टमैटिक। मैं तो ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि इतना अच्छा बिल जिसकी आपने अभी इतनी मुझे खुसूसियात गंवाई, और मैं उसको कहता हूं कि जी मैं आपसे एग्री कर लेता हूं कि जी वो इंसाफ की राह में भी वो रुकावटें खत्म हो जाएंगी, लोगों को इंसाफ मिलेगा। तो नून लीग की गवर्नमेंट इतनी अच्छी नहीं है कि इतने अच्छे बिल को ओन करे। वो कह रही हम तो नहीं कर रहे, आप इतने अच्छे हैं इंडिविजुअली दानियाल साहब कि आपको ही दर्द महसूस हुआ, हुकूमत वक्त को दर्द महसूस नहीं हुआ इसका। ये जी बात है।
चलो इसका जवाब हुकूमत देगी, शायद आप देंगे। हुकूमत ने इस चीज के ऊपर, इस बिल के ऊपर वोट देना है, और जो वोट करेंगे इसके ऊपर, उनको सबको ये दर्द महसूस होता है और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये अगर वोट इसके अगेंस्ट किया तो समथिंग एल्स, हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह सब लोग इसके हक में वोट करेंगे। बिल्कुल ठीक पॉइंट आ गया आपका दानियाल साहब। डॉक्टर साहिबा, मुझे समझ नहीं आया कि ठीक है आप अपोजिशन में हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। मतलब मैं कल बयानात सुन रहा था आपके लीडर्स के, और आज भी वो कह रहे हैं 2 जजेस की तादाद बढ़ाई जा सकती है, इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये जुडिशल ये हो जाएगा और मार्शल लॉ लग जाएगा, जुडिशल पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। हु आर यू टू डिक्टेट द गवर्नमेंट कि कितने जज होने चाहिए कितने नहीं, और बदगुमानी क्यों है आपको जजों की तादाद पे? आप तो नहीं, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, हम होते ही कौन है? हमारा लीडर जेल में, हमारे लोग जेलों में बग़ैर किसी सज़ाओं के, आपने हमारी अभी तक डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में है, जो कि एक सीनियर सिटीज़न, कैंसर की वो मरीज़, साल से ज़्यादा हो गया उनको। हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है, आप हमसे क्यों बात करते हैं? हमें तो इन्होंने टका टोकरी किया हुआ है, ये हुकूमत चला रहे हैं, इन्होंने इतनी ज़बरदस्त नाकाम नालायक हुकूमत लेके आए हैं, तजर्बाकार असल में ना तजर्बाकार। तो हम तो वी डोंट मैटर, हमें आप क्यों पूछते? करने वाले ये, फिर इनके जो बाकी लोग हैं, जो क्या कहते हैं, जो कठपुतलियाँ हैं, नेशनल असेंबली से भी निकल रही है, हमारे सेनेट में से भी निकल रहे हैं, इन लोगों को देखिए क्या कर रहे हैं। इन्होंने मजाक बनाया हुआ है पाकिस्तान का, अवाम को ये जलील कर रहे हैं। मतलब हमारे बहन भाई हैं, मैं नून लीग के सारे जितने भी लोग हैं हमारे बहन भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, शहबाज शरीफ साहब की भी तो कह रही हूँ ना, आप कर लें इसको। देखें ना जी, बात सुने, अगर आप मंतकी तरीके से लें तो जो अगर आपने जजेस लाने, 2.5 लाख से करीब केसेस है जो आपकी लोअर डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट्स में, आपके हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में। भाई अगर आपने सिस्टम को ठीक करना है तो जो इतने हमारे काबिल लॉ मिनिस्टर साहब हैं और इतनी बड़ी इस दफ़ा ये लेके आए हैं लॉयर्स अपनी पूरी नेशनल और सेनेट में भी और प्रोविंशियल असेंबलीज में भी, तो आप नीचे से कोई रिफॉर्म्स लेके आए, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कुछ लेके आए, जजेस की कोई उनकी कोई आप ट्रेनिंग करें। आपको खदशा क्या है ये सुप्रीम कोर्ट में जज की तादाद बढ़ाने से? खदशा क्या है? चलो अपना खदशा बताएं, क्या हो जाएगा? खदशा क्या है जी, सबके सामने है, कुछ भी नहीं होना, वही होना है जो हो रहा है। हमारे कहने से क्या होता है, देखिए ना। लेकिन अगर आपने लॉ लेके आना है तो आप लेके आए, किसी तरीके से लेके आए, हुकूमत लेके आए ना। देखिए जी, पहली बात तो ये कि एज लेजिस्लेटर्स आप जब कोई लॉ लेके आते हैं उसकी डिस्कशन होनी चाहिए हाउस के ऊपर। दुनिया में आप बेस्ट प्रैक्टिसेस देखें, महीने साल लगते हैं नया लॉ लेके आने पे। यहाँ पे तो लॉ आता है, हुकूमत का लॉ तो एक दिन के अंदर पास करा देते हैं सारे मसलों का हल। देखें, आप डॉक्टर है ना, आप ज़्यादा अच्छा समझेंगी। देखें, एक होता है सर्जरी, एक होता है अगर एक टैबलेट हो, ऐसी आपका सर भी घूम रहा हो, ड्राउजीनेस भी हो रही हो, पता नहीं और क्या हो रहा, आप पैराडोल एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो आपके सारे मसले हल हो जाते हैं। मैं आपको वो हल देने लगा हूँ। माफ़ी मांग लें और जान छुड़ा लें और उसके बाद अपने लीडर को भी छुड़ा के बाहर लें, उसके बाद सियासत करें, इनसे लड़ें, फ़ौज से ना लड़ें। ये मैंने पहले मशवरा दिया था इमरान खान साहब को, 1.5-2 साल देता रहा। फ़ौज से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आपका ये मैदान ही नहीं है। फ़ौज की ट्रेनिंग हुई है लड़ने में, आपका काम ही नहीं, ना आपके वर्कर्स की ट्रेनिंग है, ना आपको अपनी फ़ौज से लड़ना चाहिए। दानियाल साहब से लड़ें, जरदारी साहब से लड़ें, अच्छी बात है, पूरा मीडिया आपके साथ होगा जो ऑब्जेक्टिवली आप बात करेंगी। फौज के साथ लड़ाई में कोई आपके साथ नहीं होगा, आपके अपनी पार्टी के साथ नहीं होगी, तो माफी मांग लें। सुन लें, हम खुद देखें, पहली बात तो ये कि फौज हमारी है, मुल्क हमारा है। कैसे फौज के साथ तो कोई इंतहाई क्या बंदा बोले, बेवकूफी लड़ेगा, बेवकूफी होगा जो लड़ा होगा, मैं एग्री करता हूं। लाजिम हो मलजूम, और क्या, बिल्कुल। तो ये इसमें तो कोई दो बातें नहीं है, ये तो 100% क्लियर होना चाहिए और सबको है भी कि फ़ौज हमारी है। रोज़ देखे ना, अभी जो बलूचिस्तान में हुआ, हमारी फ़ौज के जवान जो अपनी जाने शहादत में पेश करते, इस किस्म की बात भी करना, उनका मोराल कितना डैमेज होता होगा। तो हमें ये बात करनी ही नहीं चाहिए। मुल्क हमारा है और सारे सूबे मिलके, 4 सूबे जो हमने बनाए हुए और 2 वो, मैं आपसे डिस्कशन कर रही हूँ। इमरान खान साहब को तो नहीं कह रही, मशवरा दे रही कि फौज लड़ना नहीं चाहिए। लड़ाई तो उन्होंने ली है बिला वजह की। नहीं, इमरान खान साहब नहीं, खान साहब कहाँ लड़ रहे, मुझे ये बताएं। देखिए अभी लड़ नहीं रहे कामरान शाहिद साहब, एक गुजारिश ये है कि जिन्होंने लड़वाया तो हो रहा है इस वक्त कोर्ट मार्शल। सारी कहानी तो वहीं से शुरू होती है, वहीं खत्म होती है। अब इसमें कौन इमरान खान रोटी को चोची कहते थे कि जनरल फैज हमीद ने उनको लड़वा दिया,
मैं तो हैरान हूँ, वो लीडर है कि क्या है यार? देखे मैं प्लीज टेल मी। चले कुछ भी नहीं है, मेरी बात नहीं, लीडर है पॉपुलर जमात के, हम किस तरह कहते हैं कुछ भी नहीं है? नहीं, आप वो तो फिर लोगों को सलाम है ना, जो लोगों के सर लोगों को सलाम है जो दिल भांप लेते हैं। लेकिन ये इस बात में तो कोई दो राहें नहीं है कि ये जिस सानहे से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गुजर रही है, जो हुआ 9 मई को, उसमें अभी तक क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन कराई? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सजाएं तो आपने तहरीक-ए-इंसाफ को दे दी, खान साहब, तो आपका कोई दाल में कुछ काला है, उनका करे ना आप। ये होता है जख्मों पे नमक छिड़कना के साथ, जनरल जख्मों पे नमक छिड़कना। इनके नहीं जिनको जख्म लगाया उनको आप कह रही हैं कि जी जो थे, जो पीछे खड़े थे, आगे खड़े थे, जख्म उन्होंने लगाया कि हमने लगाया? देखे कैसी बातें। चले हम एक न्यूट्रल बंदे से पूछ रहे थे, भट्टी साहब, ये इस्टेब्लिशमेंट या फौज और इमरान खान के मामले में जख्म किसने किसको लगाया, नंबर 1। और नवाज शरीफ साहब ने जो बात की, जिसकी वजह से पूरा मीडिया 3 दिन से डिबेट कर रहा है कि उन्होंने मिरेकल ही कहा कि जी सबसे दुख उनको जो है पाकिस्तान की तबाही का, वो कह रहे सबसे मुज़ाकरात होने चाहिए। तो इसको आप किस तरह देखते हैं, इस विजन को? और तीसरा, इमरान खान ने कहा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम बनाया कि नवाज शरीफ साहब ने जो है वोट को इज्जत देते देते किसी और चीज़ को इज्जत दे दी और चारों अंपायरों के साथ मिलकर भी मैच हार गए, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। किस तरह देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? जख्म किसने किसको लगाया भट्टी साहब, और बदावा कौन कर रहा है? पहली बात भाईजान, आपकी इजाजत से सिर्फ चंद जुमले जो जख्म आज लगे हैं, कभी ऐसे नहीं हुआ। मैं आला हजरत मोहसिन नकवी साहब से मुखातब हूँ आपके जरिए, कभी ऐसे नहीं हुआ कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड से शर्मनाक तरीके से बाहर हुआ हो। जनाब मेरे सर्जन आला हजरत मोहसिन नकवी साहब, अल्लाह आपको नोटों पर आपकी तस्वीर आए, आपके दौर में ये हुआ। कभी ऐसे नहीं हुआ कि पाकिस्तान बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हार जाए, और वो भी वाइट वॉश की जिल्लत। हमने 6 टेस्ट सीरीज खेली हैं, 6 की 6 जीती हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब, आला हज़रत मोहसिन नकवी साहब, मेरे आज के जादूगर साहब, आपके दौर में ये हुआ। और आपके दौर में हम ऑस्ट्रेलिया से बदतरीन हारे, हम न्यूजीलैंड के बच्चों से बमुश्किल बराबर कर पाए, हम आयरलैंड से बमुश्किल जीते। आपका उसमें आयरलैंड का एक ट्रिप भी शामिल हो गया, मजे लूटे आपने। हम इंग्लैंड से हारे, हम T20 वर्ल्ड कप से निकले, हम टेस्ट बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हार गए। और अब हालत ये है कि बांग्लादेश टेस्ट रैंकिंग में 4थे नंबर पर है और हम 9 में से 8वें नंबर पर हैं। सर, अल्लाह के नाम पे अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर कोई इस मुल्क का दर्द है तो मेहरबानी करके 2 फुल टाइम जॉब्स में से एक अपना लें और ये PCB की चेयरमैनी छोड़ दें। हम तो पहले ही खुशियों को तरसे हुए। कब तक आप हमें हमारे जख्मों पे नमक छिड़केंगे? अल्लाह ने आपको नायब वजीर आला पंजाब का बनाया। अच्छा, मजे की बात बताऊं भट्टी साहब, क्या है कि आप बात कर रहे हैं ना दानियाल साहब की हुकूमत के वजीर दाखिला के ऊपर, लेकिन उनको जून ही रिंगनी। इसकी वजह यह है कि उनके ये है ही नहीं। आगे चले, अब दूसरी बात करें। नहीं इनके भी पता नहीं, अब नवाज शरीफ साहब, इनके तो पता नहीं नवाज शरीफ साहब भी अब हैं कि नहीं हैं। लेकिन बहरहाल मोहसिन नकवी साहब, प्लीज अल्लाह के नाम पे, आपने कहा था सर्जरी करूंगा। हमारे यहाँ होता ये है कि जब हम किसी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर से शिफा नहीं मिलती तो हम डॉक्टर बदलते हैं। अब सर्जन बदलने की जरूरत है, प्लीज अल्लाह के पॉइंट आ गया। अब जख्मों पे आ जाए, सियासी जख्मों पे। दूसरी बात यह है कि 2 जुमले बोलता जाऊंगा। मुझे इनके स्पिरिट पर भी मैं इनको चैलेंज करता हूं और मशकूक है जिसमें ये जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में बढ़ा रहे हैं। पहले ये लगे रहे कि काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन कहीं से मिल जाए, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस ना बन पाए। फिर ये अब उसमें लगे रहे कि उम्र बढ़ा दी जाए ताकि फिर भी मसला हल हो जाए। अब ये लगे हुए हैं कि वहां कोई जजेस ले आए। अब असल जो अवाम का 90% अब 90% अवाम का जो पड़ता है वास्ता, वो पड़ता है लोअर जुडिशरी से। तो वहां जज बढ़ाएं, वहां अदालतें बढ़ाएं और वहां निजाम इंसाफ बढ़ाएं। दूसरी बात ये आपने जो कही नवाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब तो पता नहीं है कहाँ, मुझे तो कोई समझ नहीं आती कि वाकई वो इमरान खान साहब ने ठीक कहा था। दोनों उनके ठीक हैं कि एक वोट को इज्जत दो से वोट के लोट पोट और साथ जो लफ्ज है उसको इज्जत दे रहे हैं, और दूसरा सारा कुछ भी लेवल प्लेइंग फील्ड उनके पास, ग्राउंड उनके पास, सब कुछ उनके पास, और वो हार गए। तो ये वर्ल्ड आना चाहिए गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तीसरा, जरका साहबा ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा है कि जनरल फैज हमीद ने लड़ाया था, खौफ खुदा करो एहसान फरामोशो।
क्या करते हो तुम लोग? तुम लोगों को जरा बराबर भी कोई शर्म या कुछ ऐसी बात नहीं आती कि आज आज सीना उठा उठा के जनरल बाजवा कसूरवार है, फैज हमीद कसूरवार है? कौन है जो पार्टी जो जनरल बाजवा या फैज इस फैज से फैज याब नहीं हुई? पीपल्स पार्टी नहीं फैज याब हुई, मौलाना साहब नहीं फैज याब हुए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले फैज याब नहीं हुए। सारे काम आपके जनरल फैज करता था, सब कुछ आपके जनरल फैज करता था, सारा आपके बाहर से आप इमरान खान तल्लुकात खराब करते थे, जनरल बाजवा तल्लुकात ठीक करते थे, पैसे मांग के लाते थे। आपके साथ कामरान शाहिद साहब एक दिन हम मिलने गए तो उन्होंने कहा कि मुझे एक शर्म आती है कि 60 साल मेरी उम्र है और मैंने वर्दी पहनी होती है और मैं पैसे मांग रहा हूँ। किसके लिए पैसे मांग रहे थे? इमरान खान की गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, आप आखिरी बिल तक आपके सेट किए, वोट का तहरीक इंसाफ बहुत से लोगों के नजदीक एहसान फरामोशी की एक सबसे बड़ी उनके जो लीडरशिप है, नहीं, आप उनके लिए जान दे दे अगर मुड़ के देख ले, वो ये तो डीएनए में है बहुत से लोगों के नजदीक। ये सियासत है ही एहसान फरामोश, ये सूरजमुखी लोग हैं, ये चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। आज की एस्टेब्लिशमेंट में इनको कमाल चीजें नजर आएंगी, वो जो हमें भी नजर नहीं आती, और कल देख लीजिएगा यही जरका साहब ICTV में बैठ के कहेंगे जना आसिम मुनीर ने क्या किया, आज के DGI ने क्या किया, फलाने ने क्या किया। डॉक्टर जरका एंड हर पार्टी इज नॉट ट्रस्टवर्दी। दैट मींस आप एहसान फरामोश है तरीके वाले। आप कम से कम इतना तो नहीं कर सकते, आप इतना तो ओन नहीं करते, तो कम से कम उससे वेल लिफ्ट कर दिया करें। आपने कैसे कह दिया कि जन फैज हमीद हमें लड़ाता रहा और ये करता रहा? वो बेचारा तो आपकी मोहब्बत में मारा गया और आप अंदर बैठा हुआ है। अब उसकी अगर कोई दो जुमले उसके हक में नहीं बोल पाते तो उसके खिलाफ बोलते हैं। कभी इन लोगों ने, इस सियासत ने, कभी आप मुझे बताएं नवाज शरीफ साहब ने ज़िया उल हक या परवेज मुशर्रफ को ओन किया है? ज़िया उल हक की वो पैदावार थे, मुशर्रफ साहब से डीलें की थी। कभी पीपल्स पार्टी वालों ने अयूब खान को ओन किया है? भी उन्होंने बेनजीर भुट्टो उधर शाही महल में बैठ के मुशर्रफ साहब से डीलें कर रही थी। अगर बेनजीर भुट्टो अल्लाह को प्यारी ना होती तो वो वजीर आजम होती और मुशर्रफ साहब 5 साल सदर होते, डील हो गई थी। उन्होंने ओन किया है, कभी भी नहीं ओन करेंगे। ये इतने एहसान फरामोश हैं, ये इतने एहसान फरामोश हैं कि इनका कोई हाल ही नहीं है। आज ये मुंह भर के कह रहे हैं फैज हमीद ने हमें किया है, दिख नहीं रहा फैज हमीद का आपके मोहब्बत में, और अब आप उसको कर रहे हैं। यार नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती कर जाते हैं, उन्होंने तो बड़ा दिल करके कहा सबसे मुज़ाकरात किए जाए, लेकिन चले आप नहीं कर सके, आपने चले एहसान फरामोश भी कह दिया तहरीक इंसाफ को। मैं आपसे एग्री करता हूँ। वैसे मैं तो इमरान साहब को ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ। एहसान फरामोशी का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आए तो उनका नाम टॉप पे आएगा। एक ब्रेक के बाद दानियाल साहब भी रिस्पॉन्ड करेंगे। भट्टी साहब ने दोनों तरफ ही शॉट्स खेले हैं, दोनों फील्ड्स की ऐसी की है, लेकिन मामला ये है कि मुज़ाकरात हो नहीं पाएंगे। इमरान खान और उनकी पार्टी जब तक ये रियलाइज़ नहीं कर लेती कि उनसे गलती नहीं गुनाह हुआ है 9 मई को, और उसकी ज़रूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहना ये जख्मों पे नमक छिड़कने के मुताबिक है। फिर एक तरफ आप इस्टेब्लिशमेंट से भीख मांग रहे हैं, रिक्वेस्टें कर रहे हैं कि जी आप ताल्लुकात बहाल करें, कभी अलीमा साहिबा कह रही हैं, कभी कोई और कह रहा है। दूसरी तरफ आप इतनी एरोगेंस दिखा रहे हैं कि अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे। भाई अल्लाह से सबको माफ़ी मांगनी चाहिए, गुनाह इतने ज़्यादा हैं। सब्सटेंशियल बात पूछ लेते हैं। आज दानियाल साहब हाथ लगे हुए हैं क्योंकि गवर्नमेंट के बिल्स वगैरह जो हैं ये ज़्यादातर कानूनी मामलात को ये बढ़ चढ़ के आगे देख रहे होते हैं और इनको पता भी होता है। दानियाल साहब, लोगों की बेहतरी और रहनुमाई के लिए थोड़ा इस बारे में क्लियर बात बता दीजिए कि इतनी कंट्रोवर्सी इकट्ठी हो गई, हो सकता है उसमें आपका कसूर ना हो, उसमें तहरीक इंसाफ का या मीडिया कसूर हो, कि चीफ जस्टिस जो है उसके हवाले से लग रहा था कि जी कादी फाइज़ साहब को आप एक्सटेंड करेंगे, लेकिन अब जैसे कल वज़ीर कानून ने कहा कि ऐसे कोई एक्सटेंशन की वो नहीं। तो अब क्लियरली आप हमें ये तो कम अज़ कम बता सकते हैं ना कि हुकूमत अपॉइंट करने जा रही है जैसे मंसूर अली शाह को एज अ नेक्स्ट चीफ जस्टिस, जब इसी साल अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं जस्टिस कादी फाइज़ साहब, ऐसे ही है? देखिए पहले जी मैं खाली उससे पहले थोड़ी सी 2 बातों का जवाब दूं कि यहाँ आपने बात की मेरी जो बहन है साथ प्रोग्राम में, तो मुझे लगता है कि जब भी जो उनके बाज़ लोगों का तौर और तरीका है तो बड़ा ऑपरेशन कराना ही चाहते हैं और डिस्प्लिन खा के इलाज का हल नहीं करवाना चाहते। जहाँ तक दूसरी बात है, यहाँ मोहसिन नकवी साहब की बात हुई, मैं आई वुड डिफेंड हिम ऑन एवरी फोरम बिकॉज ही इज़ एन ऑनरेबल मैन। उन्होंने बड़ा अच्छा सर्व किया। उनकी ऑनरेबल होने के ऊपर या उनकी एक स्टेटमैनशिप होने के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट टू फिक्स थिंग्स और इंशाल्लाह चीज़ें आगे बेहतरी की तरफ जाएंगी।
और जहाँ तक आपने दूसरी बात की कि अपॉइंटमेंट काजी फायद ईसा साहब की, तो देखिए अपॉइंटमेंट के ऊपर तो एक्सटेंशन की बात आपने की, एक्सटेंशन के ऊपर तो कोई बात नहीं हो रही, और ये स्वाइस स्पेकुलेशन और तहरीक इंसाफ के लोगों का अपना कोई डर है जो बैठा हुआ है। हमें तो जो भी चीफ जस्टिस है वो गवर्नमेंट का पार्ट एंड पार्शल है, और द गवर्नमेंट इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड मेरा सवाल ये नहीं था, मैं ये कह रहा था इस कंट्रोवर्सी को आप खत्म कर सकते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह को अपॉइंट करके उनका नाम, जिस तरह आपने 88 दिन पहले काजी फाइसा साहब का नाम अनाउंस कर दिया था, इनका भी तो अनाउंस कर सकते हैं ना। टाइम रह कितना गया है कि नहीं करना आपने अनाउंस? देखें जो कंट्रोवर्सी है वो बनाई गई है इनकी तरफ से, जो रोज़ बैठ के बनाते हैं। जहाँ तक हुकूमत का प्रोग्रेटिव है, ये उनका प्रोग्रेटिव है कि वो एक दिन पहले अनाउंस करे या 2 महीने पहले या 2.5 महीने पहले, लेकिन इसमें कोई अभाम नहीं है कि जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस हैं ही इज़ इन लाइन और वही चीफ जस्टिस बनेंगे। तो वो हुकूमत 4 दिन पहले अनाउंस करे या 5 दिन बाद साहब का नाम भी लेना नहीं चाहते कि वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे। सर प्रॉब्लम क्या है उसमें इतना? नहीं, मैंने तो कहा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इज़ द नेक्स्ट चीफ जस्टिस, और बिल्कुल उनको क्या नाम है, उसके ऊपर तो दूसरी कोई राय नहीं है। और नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे और इसी साल अक्टूबर में होंगे, राइट? जी बिल्कुल होंगे। और जी बिल्कुल, देखिए अब गवर्नमेंट अनाउंस कब करती है, ये गवर्नमेंट का प्रोग्रेटिव है। ये तो आपने बड़ी क्लियर बात कर दी। गवर्नमेंट को कोई बुली या जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। गवर्नमेंट को कौन बुली कर सकता है? इसमें मैंने बड़ी डे 1 से बड़ी क्लियर बात कर रहा हूँ, बट डे 1 से बड़ी क्लियर बात कर रहे हैं हम, और इसमें देयर इज नो अदर वे। पॉइंट आ गया आपका, दायरा साहब बड़ा आपने नहीं हमारे लिए बड़ा क्लियर कर दिया। हाँ जी, और हमारे और दूसरी मैं आपको बात बताऊं, ये भी जो कॉन्सेप्ट क्रिएट करना पड़ता है, कंसेप्शन क्रिएट की कोशिश की जा रही होती है कि गवर्नमेंट के इनके साथ कोई इश्यूज हैं, ये हैं, बिल्कुल भी नहीं। जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो पाकिस्तान को आगे लेके जाने की बात करते हैं, पाकिस्तान को इस बहरानों से निकालते हैं, वो अस्करी क़यादत हो, वो जुडिशरी हो, वो हमारी पार्लियामान हो, आपका पॉइंट आ गया। एक की तरफ रोल है और वो ये है कि पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाए। बिल्कुल ठीक। देखें डॉक्टर साहिबा, इतना क्लियर कट उन्होंने बता दिया कि इसी साल अक्टूबर में नेक्स्ट चीफ जस्टिस जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम से कम कंट्रोवर्सीज इसके ऊपर नहीं करनी चाहिए। और जवाब आप देना चाहें एहसान फरामोशी की दास्तान जो भट्टी साहब ने पढ़ के सुनाई और जिससे मैं 100% एग्री करता हूं, आप दे सकती हैं, लेकिन मामला माफ़ी पे तलाफी पे ख़त्म होगा। बहुत शुक्रिया। बड़े ऑपरेशन हम तो बड़े आजिज से लोग हैं, हम तो सारे माफिया सर, हर किस्म की चीज़ से हम तो माफ़ी मांग चुके हैं। लेकिन बात ये है ना कि हम तो इररेलेवेंट है। मैं तो पहले ही आपको, मेरा मुद्दा यही था कि हम इररेलेवेंट हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें आपने टक्का टोकरी कर दिया। 3.5 साल, 70 साल में से 3.5 साल हमने हुकूमत की, उसका सारा 70 साल का गंद हमारे ऊपर आपने डाल दिया। हम बड़े आजिज लोग हैं, हमने वो भी कबूल कर लिया। आप सब कुछ कर लें हमारे साथ। बात मसला क्या है? मसला सिर्फ एक है, वो है पाकिस्तान को चलाने का, 24 करोड़ अवाम को उनका हक देने का। आप सवाए इसके कि अवाम को बिजली की मुसीबतें डाल रहे हैं। आपने क्या 1.5 रुपए हाइड्रो इलेक्ट्रिक आपकी बिजली बनती है, 2.5 रुपए आपकी कोल वाली है जो थर, तो आप 80 रुपए पर यूनिट पाकिस्तान की अवाम, गरीब आदमी जो दिहाड़ी करता है, 1000 रुपए 1500 रुपए दिहाड़ी करता है, उससे आप ये उसका खून चूस रहे हैं। जो मुतवस्त तबके का बंदा था उसने अपने बच्चे स्कूलों से उठा लिए, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, और आपने उसके ऊपर फर्दर ये किया कि जो बच्चे माँ बाप का हाथ बटा रहे थे $100-200 डॉलर कमा के इंटरनेट के थ्रू, उनका भी आपने गला घोंट दिया कि वो भी वो ना कमाएं। तो आप चाहते क्या हैं? आप अशराफिया तो पहले ही बड़े मज़े में हैं, और वो अशराफिया मैं हमेशा कहती हूँ कि सब पार्टियों में है। हमारी पार्टी में भी उसी अशराफिया के हाथ और पैर हैं जो बिजली की IPPs जिनकी हैं, जो चीनी की शुगर मिलें लगाते हैं, जिनकी फर्टिलाइज़र की फैक्ट्रियाँ हैं। तो ये सब अशराफिया 70 साल से पाकिस्तान के अवाम का खून पी रही है, और ये जो तजर्बाकार बड़ी आला टीम बार बार इसको लाते हैं, सवाए चोरी, सवाए पाकिस्तान के बच्चों का हक लूटना और अपने आप को मराहत देने, डॉलरों के लिए वेंटिलेटर की कहानी, बेगर्स कांट बी चूजर्स की कहानी लेके पूरी दुनिया में फिरते हैं। और जब इनको कहा जाए कि खर्चे कम करो
तो जहां 12 इनकी मिनिस्ट्रियां होनी चाहिए टोटल, इन्होंने 40 बनाई हुई है। 18वीं तरमीम के बाद सब कुछ डिवॉल्व हो गया। लेकिन ये एक छुट्टी नहीं देना चाहते। ये सारा मैं तो हुई, मैंने तो आपको कहा नहीं हम तो पैदाइशी खराब है ना जी, जेलसी का क्या जिक्र है, हम छोटे छोटे ये इतने बड़े, हमारा इनसे क्या मुकाबला। डॉक्टर साहब मेरी बात तो सुने, आप जेलस इसलिए हैं कि आप इतनी नहीं हम पैदाइशी खराब है, मेरी बात ये भी मैं आपको जेलस का रीजन सुन लें डॉक्टर साहब, मेरी बात तो सुने। जेलस साहब इसलिए है कि आप इतनी देर के बाद आपका एक लीडर प्राइम मिनिस्टर बन पाया तहरीक इंसाफ का, यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं कि शहबाज शरीफ भी 2 साल के अंदर 2 दफा प्राइम मिनिस्टर बन गए। आप जेलस हैं, आप मुश्किल से 1 दफा बन पाए हैं और उसके बाद आप जेल चले गए। शहबाज शरीफ जो है 2 दफा प्राइम मिनिस्टर बन गए। क्यों भट्टी साहब ये जेलस नहीं है डॉक्टर साहिबा जो है, इसलिए इस तरह की बातें सर मैं एक खाली अपनी बहन की मासूमियत पे कामरान भाई एक खाली एक बात कर पैदाइशी जी दानियाल साहब मसला जी दानियाल भाई बोले हमसे नहीं देते। कामरान भाई इनकी मासूमियत पे इन्होंने कहा कि हमें तो 3 साल हो जाएगा। बोले दानियाल साहब टाइम कम। कामरान भाई इन्होंने कहा कि हमें 3 साल की हुकूमत, कामरान भाई इन्होंने बोला 3 साल की हुकूमत। खाली इनसे पूछते हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने जिंदगी में 3 साल की हुकूमत की है, चौधरी परवेज जलाई ने, चौधरी फवाद साहब ने या उमर अयूब साहब ने। इनको ये मेरी तो अपने 30 साल बता दे, अपने 30 साल बता दे, सफों का नहीं पता, लेकिन अल्लाह ताला इनको सब्र दे और इनको बड़े ऑपरेशन से बचाए। पता है बड़ा ऑपरेशन क्या होता है भट्टी साहब, ये बड़ा ऑपरेशन दानियाल साहब कह रहे हैं। दुआ खैर कर लें, ये डॉक्टर जरका साहिबा की पार्टी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन क्या कर सकती है नून लीग? ये ना हो दानियाल साहब के अपने ऊपर हो जाए, जरा ध्यान करें। हालात का कुछ पता नहीं होता। कामरान भाई ये मैंने नहीं कहा था, ये आपका है। चले मैं कह रहा हूँ जी, मैं कह रहा हूँ भट्टी साहब बड़ा ऑपरेशन हो सकता है इनके ऊपर, बड़ा ऑपरेशन। मैं तो आपके साथ मिलके बचा रहा हूँ इनको। अच्छा मैं भी बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मिलके बचाते हैं जी। भट्टी साहब तुसी ना मरवा देना इन्होंने जी। भट्टी साहब पहली बात तो यह है कि दानियाल साहब को गालिबन गलतफहमी हुई है कि मैंने कौन सा ऑनर पे अटैक किया है मोहसिन नकवी साहब की। ऑनरेबल वो मेंबर हैं तो ऑनरेबल, मैं क्या कमाल, हमने लफ्जों की रेड मार दी है। ऑनरेबल मुझे तो कोई शक नहीं, वो ऑनरेबल हैं, मगर ऑनरेबल होते तो जब वर्ल्ड कप से बाहर हम निकले थे शर्मनाक तरीके से इस्तीफा दे के घर चले जाते। ऑनरेबल होते तो जब अभी आज उनका इस वक्त तक इस्तीफा आ चुका होता। लेकिन मसला ये है कि हम ऑनरेबल लोगों में घिरे हुए हैं। ऑनरेबल नवाज शरीफ साहब मशकूक सीट पर हैं, ऑनरेबल शहबाज शरीफ साहब मशकूक मैंडेट पर हैं, ऑनरेबल मोहसिन नकवी साहब जान ही नहीं छोड़ रहे, हार पे हार, हार पे हार। और बड़ा ऑपरेशन जिस दिन हो गया ना दानियाल साहब, इलेक्शन खुल गया, ऑडिट खुल गया, और जो पुराने नायब तरमीम करके तो आपने स्लेटें बख्शवाई हुई हैं, वो जिस दिन हो गया ना, मेरी तो दुआ है कोई बड़ा ऑपरेशन हो, कोई सर्जन आए जो बड़ा ऑपरेशन करे, तो उस दिन लग पता जाएगा अंदर से क्या क्या निकलेगा। कितने एवन फील्ड, कितने सरे महल, कितने दुबई लीक्स, कितने पिंडोरा लीक्स, कितने स्विस लीक्स, और कहाँ कहाँ क्या है। खुदा का खौफ करो यार, जाली मैंडेट पे बैठे हो, मशकूक सीटें पे बैठे हो, टके टके की बातें दूसरों को सुनाते हो। कोई इस मुल्क पर भी रहम करो। अब मुझे नहीं, हमने किसको हेलो हमने किसको भाईजान, मुझे आप बात है, किसको टके टके की बातें सुनाई है? मैं तो इनसे कह रहा हूं कि भाई कि आप बचें या करें, हमने किसके ऊपर किए या क्या बातें सुनाई हैं? मैं तो खाली कह रहा हूं कि भाई कि जो ये कामरान साहब कह रहे हैं कि आप भी बचें और चीजों को आगे मुफाहमत की सेहत लेकर आगे चलें, और ना कोई बात किया ना कोई बात मैंने कहा माफी मांग ले, जान छूट जाएगी। इनका मैंडेट जो टांगा पार्टी है यार, टांगा पार्टी किसी जमाने में होती थी, अब तो नहीं, अब तो भाई पॉपुलर पार्टी है। और क्या 2018 में कैसे आए थे? एक सीट हाँ, 2018 में एक सीट थी नहीं, उठा के लेके आए थे, मुसल्लत किया था, और आज पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है, पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। इन्होंने जिस तरह पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया, नफरत के बीच अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान के किसी जगह चले जाएं, आपने अपने मुल्क के अंदर तफरीक, नफरत अपने अफवाज के ऊपर, आपने अपने मुल्क में डिवाइड कर दिया। आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि आप दस्तों गिरबा हुए में एक दूसरे के, सिर्फ इनकी हरकतों की वजह से। पॉइंट आ गया। भट्टी साहब क्विकली बोलिए। जी सर कंप्लीट कर दे। मैं ये कह रहा था कि ये जिनके बड़े ऑपरेशन होने हैं, जिनकी मर्ज लाजवाब हो चुकी है और अस्पताल के आईसीयू में वेंटिलेटर पे पड़े हैं, वो अगले को जुगते मार रहे हैं कि तेरा बड़ा ऑपरेशन होगा। और भाई बड़े ऑपरेशन, किसी दिन कोई सर्जन आ गया ना, पेट चीरे उसने, तो उसके अंदर से हमारा खून निकलेगा, लहू निकलेगा, आरजुओं का, तमन्नाओं का, 7 नस्लें। पॉइंट आ गया,
हुकूमत के अहम एमएनए दानियाल साहब आज फरमा रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाही अक्टूबर में नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त।